हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के पिछले वर्षों के प्रश्न को, जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं ना सिर्फ यूकेपीसीएस के लिए, उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पेपर जो 2024 में हुआ था। पहला ही प्रश्न है, समय को नहीं बर्बाद करते हैं, पहले ही प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मेक मोहन लाइन, जिसे एमसी मेओन लाइन भी बोलते हैं, लेकिन हम मेक मोहन लाइन ही बोलेंगे। इसमें लिखा गया है कि मध्य सीमा निर्धारित करती है। दैट मीन्स एक लाइन है जिसका नाम मेक मोहन लाइन है, वो सीमा डिसाइड करती है किनके मध्य। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य। आप देखेंगे कि जो डिस्प्यूट्स है चाइना और इंडिया के मध्य, थोड़ा उत्तराखंड वाले रीजन पे तो आप नेपाल के साथ डिस्प्यूट्स देखते हैं। एलोस आपका ऊपर जो कश्मीर वाला एरिया तो चाइना के कब्जे में ही है भारत का, लेकिन जो विवाद अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेगा पूर्वांचल में देखने के लिए मिलेगा, पूर्वोत्तर में देखने के लिए मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। अब मेकमोहन लाइन जो है भारत उसको मानता है, फॉलो करता है। भारत के हिसाब से ये बिल्कुल ट्रीटी जो हुई थी सही हुई है, लेकिन चाइना इसको फॉलो नहीं करता। तो हम एक बार देख लेते हैं। मेकमोहन लाइन आपकी लगभग 890 किलोमीटर की लाइन है, जो शिमला कन्वेंशन के थ्रू आती है। तो हमको याद रखना है शिमला समझौता अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर एक बार ये लाइन पूछी जा चुकी है तो शायद अगले बार ये समझौता भी पूछा जा सके। इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश, ये जो ट्रीटी हुई थी आपकी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य हुई थी। उस समय तिब्बत के मध्य हुई थी, लेकिन चाइना का मानना है कि तिब्बत कभी भी स्वायत्त रहा ही नहीं है। तिब्बत तो जब चाइना का ही पार्ट है तो तिब्बत अकेले अपने आप किस तरह से ट्रीटी को साइन कर सकता है, इसलिए चाइना ने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एटॉल का आकार है, एटॉल होते क्या हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो नए नए होंगे, बिगनर्स होंगे, उनके लिए ये पहला प्रश्न है कि एटॉल्स क्या होते हैं। जनरली ये कोरल आइलैंड्स होते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं और अपने जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उस तरह से इस तरह की रीफ्स बनाते हैं, इस तरह की संरचनाएं बनाती है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसमें डेप्थ में जाएंगे तो शायद से टॉपिक लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको देख लेते हैं। एटॉल का आकार होता है घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार के समान। तो जनरली हमें इतना याद रखना है, कोरल आइलैंड्स होते हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें से एक एटॉल है घोड़े की नाल के आकार के समान। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को कहा जाता है, जो आउटर लेयर होती है सन की, उसको क्या कहा जाता है? देखिए, अगर हम इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आइनोस्फीयर आपने कहाँ पढ़ा है। आइनोस्फीयर तो हम जब अर्थ की लेयर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब हम स्पेस में पढ़ते हैं कि ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है, वहाँ जाके हम ये पढ़ते हैं जब स्पेस में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आइनोस्फीयर नहीं हो सकता, विकल्प से काट दिया। मेसोस्फीयर, अगेन आइनोस्फीयर और मेसोस्फीयर एक साथ ही पढ़ते हैं। मेसोस्फीयर क्या होता है? जब हम अर्थ से धीरे धीरे स्पेस की तरफ जाते हैं तो मेसोस्फीयर में लगभग -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है ये दो विकल्प तो हो ही नहीं सकते। अगला पॉइंट है सूर्य धब्बे। आपको पता ही होगा कि सन स्पॉट्स बन जाते हैं कहीं कहीं सन की उस पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर फोटोस्फीयर रहने वाला है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम सन की लेयर्स का अध्ययन करें तो जो उसकी लेयर्स है लास्ट 3 लेयर्स, तो ये फोटोस्फीयर है पहले, उसके बाद जो अगली लेयर आएगी वो क्रोमोस्फीयर रहने वाली है, और उसके बाद जो आएगी वो कोरोना रहने वाला है, जिसको सन का मुकुट भी बोला जाता है। तो अगर इन्हीं क्रम को दे दिया जाए तो हमें ये भी पता होना चाहिए, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, देन कोरोना, या जिसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। देखिए हम
किस तरह से विकल्पों को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच पाते हैं, ये सीखना भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला प्रश्न है, एप्रिजोनिक बल परिणाम है। ये जो पेपर हुआ था उत्तराखंड पीसीएस का, इसमें जो प्रश्न थे उनका जो लेवल था बहुत अच्छा रहा। इस तरह के प्रश्न जनरली देखे नहीं जाते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। एप्रिजोनिक बल परिणाम है। देखिए, जो ये फोर्स हैं, दो तरह के फोर्स होते हैं। एक वर्टिकल, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सिर्फ रट्टा ना मानना पड़े। हम बात कर रहे हैं एप्रिजोनिक बल की। देखिए, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, आपको पता होगा कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट है या जो लेयर्स है, उनके नीचे बहुत सारा क्या है, गैस है, बहुत सारी, बहुत हाई टेम्परेचर है, डिफरेंट मटेरियल्स है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी को जो ऊपरी संरचना है उसमें बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। उसी में से एक मूवमेंट का नाम है एप्रिजोनिक मूवमेंट या बल। तो आइए देखते हैं इसी टॉपिक को। तो दो तरह के फोर्स लगने वाले हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट होने वाली है, दूसरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने वाली है। जो वर्टिकल मूवमेंट होती है उसको हम एप्रिजोनिक कहते हैं, जो कि अभी प्रश्न में भी पूछा गया है। तो जब भी वर्टिकल मूवमेंट होगी, ये पॉइंट हमें याद रखना है। पहला पॉइंट एप्रिजोनिक फोर्स, सेकंड पॉइंट कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। दैट मीन्स जो महाद्वीप का निर्माण होता है वो ये वाला ही फोर्स है। तो हमको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। वर्टिकल मूवमेंट जब भी बोलेंगे तो एप्रिजोनिक फोर्स बोलेंगे और सेकंड पॉइंट बोलेंगे महाद्वीप निर्माण। वहीं जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है अर्थ का, सपोज इस तरह से लेयर्स मूव कर रही है, तो उस स्थिति में जैसे ऊपर आपका वर्टिकल मूवमेंट से महाद्वीप का निर्माण हुआ था, वैसी आप अगर पृथ्वी की संरचनाओं में, क्रस्ट में, लेयर्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो उस स्थिति में पर्वतों का निर्माण होता है। तो ऑरोजेनिक फोर्स। तो सिंपल सी बात है, जब भी वर्टिकल मूवमेंट रहने वाला है तो उससे कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा, जिसे एप्रिजोनिक फोर्स मूवमेंट भी बोला गया है। जब भी हॉरिजॉन्टल होने वाला है तो पर्वतों का निर्माण होने वाला है। इसमें क्या होता है, जो पर्वत होंगे वो फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं जनरली। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं कुछ सपोज़ यहाँ पे मैंने सॉइल डाल दी और कुछ और मटेरियल डाल दिया और मैं इनको इस तरह से कंप्रेस करूँ, तो क्या होगा, इसके बीच में जो तत्व होंगे वो इस तरह से अपनी संरचना निर्माण करने लगेंगे। तो यही रीज़न है कि जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उस समय तनाव बल या संपीड़न बल कंप्रेशन फोर्स के कारण आपका माउंटेन्स का निर्माण होता है। इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। इस बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो अगले बार संभावना है कि और बारीकी से पूछा जा सके। सहारा मरुस्थल में अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? हर्मिटन कहा जाता है। इसी को डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये डॉक्टर विंड्स क्या है? तो डॉक्टर है, दैट मीन्स किस चीज़ को सही कर रही होंगी। तो अब जानने वाली बात है कि किस चीज़ को सही कर रही है। तो जो टाइम पीरियड है जिस समय हर्मिटन जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ टेम्परेचर, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। वहाँ क्या होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है। आपको पता है कि जितनी ह्यूमिडिटी हाई होगी उतना ही प्रॉब्लम होता है, उतना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जो हर्मिटन विंड्स होती हैं वो ड्राई होती हैं और अपनी ड्राइनेस के कारण जो वहाँ की ह्यूमिडिटी है उसको काउंटर बैलेंस करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। लटकती घाटी स्थल आकृति निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है? इससे जो शेप फॉर्मेशन वाले प्रश्न हैं वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हर वर्ष रहती है।
तो इसका उत्तर रहेगा हिमानी या ग्लेशियर्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इन इंडिया। तो जब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये कितने से कितने, जब भी हम वृक्षों का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि वहाँ रेन की रेंज क्या है, वहाँ कितनी बारिश हो रही है। आपको पता है कि हर पौधे के लिए अलग अलग पानी की आवश्यकता है। जैसे नागफनी लगाओगे तो कम पानी में काम चल जाएगा, गुलाब लगाओगे तो पानी चाहिए, गन्ना लगाओगे तो पानी चाहिए, गेहूँ लगा रहे तो अलग तरीके से हमको अलग रेंज में पानी चाहिए। कभी गर्मियों के सीज़न में हो रहा है, कुछ तो ठंडी के सीज़न में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रेनफॉल है, जो पानी है, वो बहुत मुख्य मुद्दा है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आपको कितने से कितने के रेनफॉल के पैटर्न में मिल सकते हैं आपको, इसी पर इन्होंने प्रश्न बनाया था। तो 70 से 150 सेंटीमीटर, ये बहुत कम बारिश दे दी इन्होंने। 70 से 150 सेंटीमीटर की रेंज पे ये फॉरेस्ट पाई जाएंगे। 25 to 75 के आसपास तो आपको नागफनी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, या कांटे वाले जो वन होते हैं। और ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। जनरल सा स्टेटमेंट है, इसको तो आंख बंद करके भी हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को तो नहीं देखा जा सकता। अब पर्णपाती वन है, शुष्क है, तो ऐसा तो है नहीं कि वर्ष भर रहेंगे तो एक ही साथ रह जाएंगे। सिंपल सी बात है कि पैचेस में मिलना स्वाभाविक सी बात है। तो इस हिसाब से सही उत्तर को चुनना था तो केवल विकल्प 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। तो आंसर है गोदावरी। प्रायद्वीप नदियाँ क्या हैं, जो भारत का जो ये वाला एरिया है आपका दक्षिण वाला, वो 3 जगह से क्या है आपका ओशन से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गोदावरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। लेटेराइट सॉइल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, लेटेराइट सॉइल जो होती है वो बिल्कुल अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती। हाँ, वो बात अलग ही, अच्छी सॉइल नहीं मानी जाती, दैट मीन्स कि इसको ज़्यादा ऐसे माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो इसमें आप काजू जैसी किस्मों को लगा सकते हैं, उसमें आपको फर्टाइल करना पड़ता है उसको। तो पहला विकल्प है, इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। स्वाभाविक सी बात है, भारत की अधिकांश जो सॉइल होती है उसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी है। चूना को छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन की तो कमी है, तभी भारत फर्टिलाइज को इंपोर्ट करता है। किसान इतने ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज यूज़ कर रहे हैं। इसका ये अच्छे निर्माण सामग्री प्रदान करता है डेफिनेटली। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लेटेराइट सॉइल है इससे हम ब्रिक्स बना सकते हैं, अपनी ईंटें बना सकते हैं। अगला है, ये निच्छालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। निच्छालन का मतलब होता है आपका लीचिंग प्रोसेस। दैट मीन्स कि ऐसे एरिया जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से जो उसके आपके पोषक तत्व होते हैं वो बह के नीचे चले जाते हैं, मिट्टी की नीचे लेयर, क्योंकि जो सॉइल होती है वो डिफरेंट लेयर्स में होती है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे लेयर्स में चले जाते हैं, तो इसी को निच्छालन प्रक्रिया बोला गया है। अगला है, ये नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। अब आप खुद सोचिए, लेटेराइट सॉइल लिखा मैंने यहाँ लिखा कि अच्छे निर्माण सामग्री प्रदान करता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है? ये तो इम्पॉसिबल है। ये पॉइंट्स तो दिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छी फर्टाइल है, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब है आंसर रहने वाला है आपका ये वाला। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो इसमें क्या है कि जो रिवर्स होती है वो डिफरेंट पैटर्न्स बना के फ्लो होती है।
कोई आपकी आयताकार वे में फ्लो हो रही है, कोई जालीनुमा उसमें फ्लो हो रही है, कोई एक पॉइंट से निकले और अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे माउंटेन से निकले अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, कोई अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट में मीट कर रही हैं। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के रूप में बहती है। जैसे ऐसे चली गई, आपने कभी रिवर्स का मैप पढ़ा होगा, तो नदियां और उसकी सहायक नदियां वाला, तो इस तरह से कुछ कुछ देखने के लिए मिलता है, तो उसे ही वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इस क्रम में 10 प्रश्नों को मैंने आपको करवाया है। इसके अगले के, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर इसे एक वे में बनाया जाए, आप इन 10 प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो प्रश्न आए हैं उनका ही मैं अध्ययन कर लूँ या उनको ही मैं कॉपी में लिख के रट्टा मार लूँ, ऐसा करना सही नहीं है। संभावना होती है कि प्रश्न दोबारा से रिपीट कर जाए, बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो टॉपिक्स यहाँ से निकले, जैसे सॉइल, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो आप सॉइल के नोट्स को तैयार कर लीजिए और बेहतर तरीके से नोट्स बना लीजिए। रिवर्स से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो आप नॉर्थ इंडिया की रिवर्स और साउथ इंडिया की रिवर्स में कंपैरिजन पढ़ लीजिए। साथ में आप पढ़ लीजिए कि कौन सी लंबाई की बेसिन, मतलब नदी का बेसिन सर्वाधिक है, किसको क्या कहते हैं। तो नदी रिवर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमेशा से फॉरेस्ट एक मुख्य या कहा जाए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इससे प्रश्न बनना स्वाभाविक है, क्योंकि आज के डेट में भारत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग पॉलिसीज़ ला रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फॉर्मेशंस, संरचनाओं से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आपकी जो विंड्स हैं, टाइप्स ऑफ विंड्स, उनसे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार आप जो टॉपिक्स हैं उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। इस श्रृंखला को मैं यहीं रखती हूँ। अगली वीडियो लेकर आऊँगी प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न 20 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।